जी, वो क्योंकि कानून के मुताबिक वो नहीं दे सकते। बैंक्स की कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर सारा बैंकिंग सिस्टम चलता है। अगर बैंकों ने आपका सारा अगला पिछला खोल दिया तो फिर बैंकों की तरफ कौन जाएगा? लोग लॉकरों में रखना शुरू कर देंगे। फिर ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी बढ़ती जाती है। तो फिर इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ऐसे कि शेयर किए जाते हैं? नहीं, बैंकिंग डेटा नहीं शेयर किया जाता अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कुछ आपको प्रूव करना पड़ता है बिफोर यू गेट अ कोर्ट ऑर्डर टू गो एंड ओपन अप अ बैंक अकाउंट एंड आस्क फॉर सम डिटेल्स फ्रॉम द बैंक्स। अच्छा, मगर ये FATF के बाद बहुत सी तब्दीलियां वहाँ भी आई हैं। अच्छा, क्योंकि अब अंडर FATF टेररिज्म के बेसिस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं टू गेट एक्सेस टू डेटा, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। तो चीज़ें खुल रही हैं। मगर जिस तरीके से ये चाहते हैं कि वो ऑडिट हो और सही तरीके से सारा, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स कहते हैं आज हमें आप राइट दे दें कि हम बटन दबाएं तो सारा बैंक का रिकॉर्ड सामने आ जाए। वो बैंक से इजाज़त नहीं देते, कानून भी इजाज़त नहीं देता। अब ये ऑडिटर्स जो आएंगे तो ये कानून को चेंज करना पड़ेगा या फिर कोई आसान तरीका करना पड़ेगा कि कुछ जहाँ बहुत ज़्यादा शक हो और आप केस बना रहे हैं और पक्का केस बन रहा है, हवा में आप नहीं बातें कर रहे, तो फिर वो शायद आपको रिकॉर्ड भी मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नीयत बड़ी अच्छी है। अच्छा, मगर अभी इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया कि कानून जो है रिगार्डिंग बैंक्स एंड सीक्रेसी, क्या उनको इन्होंने अभी उधर नहीं सोचा कि उसको कैसे तब्दील किया जाए। और वो फिर पार्लियामेंट को कानून बनाने पड़ेंगे फाइनेंस एक्ट के ज़रिए। वो फिर जाके कुछ इनको ये मसला हल होगा। मगर अभी वहाँ गए नहीं है, जाना पड़ेगा। अभी ऐसे लगता है कि प्रेशर बड़ा था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कुछ तो करो ना यार। एक इनमें बहुत अच्छी चीज़ की है। क्या? ये तो होगी ना ओवरऑल बात। एक इन्होंने ये कहा, पहले ये था कि जो लोग टैक्स फाइल नहीं करते थे, NTN नंबर नहीं था, नेशनल टैक्स नंबर नहीं था, वो लेते नहीं थे लोग। ये रिटेलर हो गए या छोटे वकील हो गए, छोटे आर्किटेक्ट्स हो गए, प्रोफेशनल टैक्स नंबर ही नहीं लेते थे, रिटर्न्स ही नहीं फाइल करते थे। ठीक, तो आउटसाइड द टैक्स नेट। अब ये इन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप के पास NTM नंबर नहीं है और आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, आप नॉन फाइलर हैं, तो आपके लिए बहुत सी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। जी, सेल परचेज भी आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगी। अच्छा, पहले ये था, ये इश्यूज हमेशा हर गवर्नमेंट के सामने आते हैं, मगर वहाँ दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अगर आपने अभी हम फाइलर से पैसे और ले लें, अगर नॉन फाइलर है वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ऊपर 5% दे रहा है, तो हम फाइलर के लिए 10% कर देते हैं। अच्छा, ताकि कुछ पैसा तो आए ना। वो वैसे नहीं आ रहे टैक्स के अंदर। और अगर वो नॉन फाइलर है तो बस ये तो पता तो चल जाएगा कि नॉन फाइलर है, वो गाड़ी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम इनके लिए रेट बढ़ा देते हैं। ठीक। दूसरी साइड ये कहती थी कि ये छोड़ दें, इसके साथ आपको 40-50 अरब रुपया तो ज़्यादा मिल रहा है नॉन फाइलर से, मगर इसके साथ वो जो तब्दीली करनी है इनटू अ डिजिटल नॉन कैश इकोनॉमी, जो कि मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, डिजिटल, तो वो काम नहीं पूरा हो रहा। तो आप एक ही वक्त एक मतलब है, जैसे कहते हैं ना, आर या पार कर दो, फाइलर को फारग कर दो। उनको जड़ा फाइल नहीं करेगा, ना गाड़ी खरीद सकता है, ना एयर टिकट खरीद सकता है, ठीक है, ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो अगर ये तो फाइलर बनो तो फिर अंडर फाइलर रूल्स में आ जाओ। फाइलर बनोगे तो फिर हम आपको देखेंगे सारा कुछ। तो अब ये काफ़ी अरसे से हम जैसे लोग ये कह रहे हैं यार हम तो नहीं डरते ऑडिट से, हमारी ऑडिट कर लें। ठीक, मगर ये जो नॉन फाइलर हैं, इनको तो आप फाइलर में लेके आए ना, और वो आते नहीं हैं, तो फिर उनके लिए सहूलतें बंद कर दें। इंसेंटिव्स आप बिजली भी बंद कर दें, टेलीफोन भी बंद कर दें, सिम भी बंद कर दें, मोबाइल भी बंद कर दो, एयर ट्रैवल भी बंद कर दो, इन्होंने सीधा कर दो, लोग चलो फाइलर बनो। सारी दुनिया में ये नहीं होता जो यहाँ है। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट कि हम फाइलिंग नहीं करेंगे। यार बात यह है कि छोटी दुकानों के ऊपर से US है, छोटी छोटी दुकानें हैं, खोखे हैं दुकानें, वो कोई टैक्स वैक्स नहीं देते। वो सिर्फ सेल्स टैक्स की फाइल करते और कोई ख़ास टैक्स वैक्स नहीं देते। वो ज़्यादा टैक्स जो टैक्स है वहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर से और इधर उधर से इकट्ठा किया जाता है, तो इसलिए लोग ऑब्जेक्ट नहीं करते। अब यहाँ ये है कि रिटेल इज़ अ वेरी बिग बिजनेस इन आवर कंट्री, क्योंकि कैश इकोनॉमी है। क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी हो तो सब कुछ नज़र आ जाता है, ट्रांजैक्शन सारी आ जाती है। यहाँ आप सारा कैश इकोनॉमी, कैश इकोनॉमी में सारी अंडरग्राउंड इकोनॉमी, रिमिटेंसेस भी जो आ रहे हैं आधे जो हैं वो अंडरग्राउंड इकोनॉमी में आ रहे हैं,
परचेज जो हो रही है, जो आप टेलीविज़न खरीदने जाते हैं आप कैश से खरीदते हैं। हाँ। उसका ये पता नहीं पैसे कहाँ से आए और कहाँ गए। जिसको आप वो पैसे देते हैं वो भी जो है वो फाइल नहीं करता कि मेरी सेल इतनी हुई है। उसकी सेल हो रही है दिन की 10 लाख की, वो कहता है मेरी तो 50,000 की सेल है। हाँ। तो फिर की करोगे तुम, हाउ विल यू प्रूव कि नहीं है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हाँ। अब ये फैसला हुआ कि यार बहुत हो गया, ये जो 30-40 अरब रुपए के लिए हम रेट्स बढ़ा देते हैं नॉन फाइलर के लिए, इसको बंद किया जाए और फाइलर को लाया जाए और तकड़ा स्टैंड लिया जाए कि अगर फाइल नहीं करोगे तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं कर सकते। क्योंकि लोग करते क्या है, टैक्स फाइल नहीं करते, पजेरो खरीद लेते हैं, लैंड क्रूजर खरीद लेते। ठीक है जी, 3 करोड़ दी, 4 करोड़ दी, 5 करोड़ दी लैंड क्रूजर खरीद रहे हैं, टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे। साढ़े को तो पैसे हाँ जी मारे गए। तो अब वो कह रहे हैं, और या जमींदार है वो एग्रीकल्चरल टैक्स जो है वो थोड़ा दिखाते हैं, उसमें वैसे ही थोड़ा रेट है जी, ठीक है, और उसके बाद लैंड क्रूजर्स लेके फिर रहे हैं, तो कहाँ से पैसे आए? ठीक। तो ये दिस इज द इशू, पैसे हैं कहाँ से आए हैं बताओ, कहाँ से आए हैं, और उसके ऊपर टैक्स दो। ठीक, चले ये सारे मामले को मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड स्टार्ट, और कुछ नहीं, बाकी चीजें अपनी जगह पे, मगर ये है कि नॉन फाइलर को तो अगर ये पकड़े तो अच्छी बात है। एवरीबडी शुड बी अ फाइलर एंड एवरीबडी शुड डिक्लेयर देयर इनकम। चले अब ये भी जैसे अब ये होगा तो फिर ये होगा कि ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स रेट्स गिरेंगे। अभी इसलिए बढ़ाए हुए हैं कि जो दे रहे हैं उनको चूसा जा रहा है, बिल्कुल थोड़ा घोंपा जा रहा है, वो समझेंगे। जो लोग एक्चुअली नहीं दे रहे उनको हाथ नहीं लगाया जाए। अब अच्छा है कि उनको हाथ लगाया जाए, मगर फिर ये कि वो जब होगा तो हम देखेंगे उसकी भी एक पॉलिटिकल प्राइस होगी। ये पॉलिटिकल पार्टी ये बातें हैं कि हम नहीं, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। कानून पास करने पड़े, कानून नहीं पास हुए, मगर जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ऑडिट हो जाएगा, वो और फंस जाएंगे। इधर से खींचते तो उधर से कम हो जाता है, उधर से खींचते। बहरहाल ये मामला तो हैं इंटरेस्टिंग। आगे उसे मॉडर्नाइज करने के जो इकदाम किए जा रहे हैं वो नेक नियति पे भी डिपेंड करता है कि एफबीआर के एहलकार आप कितने नेक नियति के साथ ये काम से अंजाम देते हैं जो टारगेट्स उन्हें मिले। क्विकली एक क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं, कनाडा आप क्या जानना चाहते हैं? सेठी साहब, आप एक एक्सपर्ट हैं और एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ भी हैं, तो सेठी साहब बेस्ड ऑन करंट मूवमेंट्स आप 2047 में पाकिस्तान को किस हाल में देखते हैं? एंड इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन व्हाट मस्ट अ यूथ हैवी कंट्री लाइक पाकिस्तान डू टुडे टू बिकम अ नॉर्मल, टॉलरेंट एंड ए प्रोग्रेसिव कंट्री? वाह जी वाह, 25 साल आगे पाकिस्तान की शक्ल सूरत क्या होगी? पाजी मेरी गल सुनो, यहाँ ये नहीं पता कि 25 दिन के बाद क्या होगा। आप मुझे पूछ रहे हैं कि 25 साल के बाद पाकिस्तान नॉर्मल कंट्री हो जाएगी कि नहीं होगी, और ऑब्वियसली अभी नहीं है नॉर्मल। आप समझते हैं या सब नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, अब ये मैं इधर नहीं जाता, मगर बात ये है नॉर्मल तो नहीं है बाय ऑल डेफिनेशंस। अच्छा, अब 25 साल के बाद क्या होगा? देखिए भाई साहब, आई कैन ओनली से वन थिंग विद सर्टेनिटी, 100% सर्टेनिटी। तैयार है मेरी बात सुनने के लिए? अब मैं एक पेशेंट गोई कर रहा हूं कि 25 साल के बाद मैं नहीं होऊंगा ये। बाकी आप होंगे, आपकी पता नहीं उम्र क्या है, ये कनाडा से है, होगी या नहीं होगा, मैनू अपना पता है कि मैं नहीं होना है, पक्की गल है। बाकी पाकिस्तान होगा तो आप समझे, अगर पाकिस्तान है तो बड़ी खुशहाली होगी। ये जो सारे, मैं समझता हूँ नॉर्मल कंट्री हो चुकी होगी अगर पाकिस्तान हुआ। बट इन ऑल सीरियसनेस, देखिए बड़ी सीरियस क्राइसिस है ये, मल्टी फैसेटेड क्राइसिस है, ये एक इशू ही नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम की भी है, इकोनॉमी की भी है, इसमें बड़ी डायनामिक किस्म की लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक कंसल्टेंट थे, उन्होंने एक किताब लिखी, वो बड़ी चर्चा बना जी कि बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी उन्होंने, गैम्बलिंग विद डेवलपमेंट। अब वो क्या गैम्बल है गैम्बलिंग विद डेवलपमेंट? उन्होंने, और उनको फिर अब शहबाज शरीफ साहब ने कहा दावत दी, आ जाओ थे आगे सानू दसो सी की करिए। वो आ गए, वो आगे यहाँ लेक्चर शेक्चर देते रहे हैं, बड़ा तो पता क्या चला वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि डेवलपमेंट आजकल के हाल, पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, यहाँ जो एलिट्स हैं, एलीट बार्गेन जो है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर मुल्क चलता है या सिस्टम चलते हैं, वो कह रहा है कि जी आपके यहाँ जो एलीट बार्गेन है वो बढ़ गई है, एलीट्स खा गई सारा कुछ। अब जब तक ये बैठ के सारी एलीट्स जो हैं वो इकट्ठी बैठ के ये फैसला नहीं करेंगी कि किसने क्या कुर्बानी करनी है, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इनफैक्ट और क्रैश करेगा। कुर्बानी का वक्त आ गया है, गरीब से और आप ना तवक्को करें कि वो कुर्बानी दे सकते हैं, वो अब फारग हो चुके हैं बेचारे, और नहीं वो उनके आप खून चूस सकते। और वो जो एलीट्स हैं उनको उसने आइडेंटिफाई किया है, वो कहते हैं देयर इज़ अ मिलिट्री एलीट, देयर इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक एलीट,
देयर इज़ अ कैपिटलिस्ट एलीट, देयर इज़ अ लैंडलॉर्ड एलीट, वो तो यहाँ तक ये भी कहते हैं देयर इज़ अ जुडिशियल एलीट ऑल्सो। अब एंड देयर इज़ अ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग एलीट। वो कहते हैं कि ये है केक इतना सा है, उसके अंदर इन्होंने अपने हिस्से लिए हुए हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए फिर कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं अपने पेट भरने के लिए। ये लोग ये अपना पेट नहीं कम करते, ये कोई डाइटिंग के लिए तैयार नहीं है। आप इन सबको बैठाएं इस मुल्क के अंदर और इनसे ये कहें कि ये अगले 10 साल का एजेंडा है और सब ने हमने अपने अपने कुर्बानियाँ करनी है, बहुत हो गया है कि ताकि आवाम को कुछ मिले और मुल्क चलना शुरू हो जाए। वो ये लेक्चर देता है। अब उसने आगे यहाँ लेक्चर दिया तो किसी ने सुना ही नहीं, उन्होंने कहा यार एक ही गल करता पे, ये सानू कहता पे किसी पेट कटिए अपना, इतना नहीं हो सकता। तो कोई भी हिस्सा एलीट का तैयार नहीं है अपना पेट काटने के लिए। ये पेट काटने वाली बात भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये एवं मुहावरा बना हुआ है पेट काटना, पेट तो बेचारी आवाम ही काटती है। एलीट्स पेट वेट कोई नहीं काटते, उनको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अगर तुसी हुण इन्ने पैसे कमा रहे हो तो थोड़ा कट कर दिओ, तुसी थोड़ा जब घट बजट लै लो, तुसी थोड़ी जी वेस्टेज घट कर दिओ, तुसी ये कर लो, तुसी वो कर लो, और थोड़ा जब पैसा जड़ा है और डेवलपमेंट वास्ते और आवाम दी पॉवर्टी रिडक्शन वास्ते कर दिओ। हाँ। वो तैयार नहीं जी। MNAs नहीं तैयार, MPs नहीं तैयार, सिविल सर्वेंट्स नहीं तैयार, जजेस नहीं तैयार, सरमायादार नहीं तैयार, रिटेलर्स नहीं तैयार, कोई तैयार नहीं। और सब पहले आप लगा हुआ है और कोई भी शुरू नहीं करता। तो दिस इज़ वे वी आर। आप कभी चाइना के पास भागते हैं, कभी सऊदी अरेबिया के पास भागते हैं, अमेरिका तो अब आपको बेल आउट करने के तैयार नहीं है। तो आपकी ऑप्शंस दिन ब दिन डिमिनिश हो रही हैं और आपने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जिसकी वजह से आप ये जो ऑप्शंस हैं इनको एक बड़ा बढ़ाएं या ये जो डेट है इसको आप कम करें किसी तरीके के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली वो तरीका अभी तक कोई अपना नहीं रहा है। देयरफॉर मुझे अगर आप पूछेंगे कि जी 2 साल में 3 साल में क्या होगा, मैं आई विल हैव डिफिकल्टी टेलिंग यू, बिकॉज इकोनॉमिक रिवाइवल तो अभी सोच भी नहीं कोई सकता। अभी तो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश होगी। रिवाइवल नहीं होगी तो पॉवर्टी उस वक्त तक बढ़ती जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्रिमिनलिटी बढ़ेगी और सब लोग मुल्क को छोड़ के निकलना चाहेंगे। तो आप सोच ही लीजिए कि ये तो अगले 3-4 साल की बात है। आप तो पूछ रहे मुझे 25 साल के बाद क्या होगा। मसले के हल के लिए को शनाख्त करना, बीमारी की शनाख्त करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम उस मरहले तक ही नहीं पहुँचे, मसले का हल होना तो दूर की बात। बहरहाल आदिल साहब सरगोदा से, फसी दुबई से, लकी भरवानी राजस्थान इंडिया से भी जानना चाहते तो कुछ वक्त की कमी के बायस माजर चाहते हैं, लेकिन सवाल आप भेजते रहिए, कनेक्टेड रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।